प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 समान हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे। देखिए, जो ये पेपर हमारा है पिछले साल का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 100 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वही सब क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। पूरा पेपर भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% लाना चाहते हैं तो आप यस सर लिखिए। उसके बाद देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा और ये पेपर हमारा बस्ती जिले का है। तो देखिए, जो हमारा कोड है 302 है। और फिर देखिए 2025 का ये पेपर है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए निर्देश दिया है, तो पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हम हल करेंगे। तो देखिए निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, इस प्रश्न में पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है, आपको शुरुआत का जो 15 मिनट आपको मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा और फिर 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना होगा। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए हमारा आ गया खंड का। तो खंड का और जो हमारा है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न, जहां से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमारा है, इसमें पहले वाले में आपके 5 हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे वाले में हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जहां से मिला के आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए का वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है, कृति है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है बच्चन सिंह, चौथा ऑप्शन है गारसा दा तासी। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हमारे ये बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन का हमारा है, हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक हैं। तो देखिए हम और हमारा आदर्श जो निबंध है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो हम और हमारा आदर्श जो है इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है अंधा युग। तो देखिए जो इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वो है चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पंचलाइट कहानी के रचनाकार हैं। तो देखिए पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है शिवानी, तीसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, चौथा ऑप्शन है अमरकांत। तो देखिए जो पंचलाइट कहानी है इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हमारे 5 क्वेश्चन हो गए गद्य से, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पद से पूछे जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए पद वाले क्वेश्चन हमारे कौन कौन से यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो दूसरे में भी हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हमारे हिंदी पद्य साहित्य से होंगे, जहां से आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए का वाला क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम था। देखिए पहला ऑप्शन है नरहरिदास, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है रामानंद, चौथा ऑप्शन है विट्ठलनाथ। तो कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया।
पहला ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य मम्मट ने, तीसरा ऑप्शन है रामशंकर शुक्ल यानी कि रसाल ने, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था रामशंकर रसाल, रामशंकर शुक्ल जिनका उर्फ नाम था रसाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यामा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो देखिए यामा के रचनाकार जो है वो है महादेवी वर्मा जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है नौका विहार रचना जो है किसकी है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो नौका विहार जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे जहां से हमको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तीसरा क्या है, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन तीसरा हमारा है कि दिए गए पद्यांश और दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए आपको गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दे रहेंगे। पांचों क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो आपको वहां से मिलेगा 10 नंबर। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए गद्यांश हमारा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश है जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा जो है क्या है गद्यांश है। तो देखिए गद्यांश में राष्ट्र शब्द आया है और देखिए यहाँ पे भी राष्ट्र शब्द आया। तो जहाँ जहाँ पे आपका राष्ट्र शब्द आए वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिख देना है। देखिए क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपको इस प्रकार से इसका संदर्भ लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ संदर्भ को कैसे लिखना है। देखिए आपको लिखना है संदर्भ, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको डालना है हेडिंग, आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या डालकर। तो आपको लिख देना है देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यांश तो गद्य खंड में संकलित रहेगा, गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। राष्ट्र का स्वरूप ये जो है आपको इसको आपको देखिए इन्वर्टर काम में कर देना है, फिर ब्लैक पेन से लिख देना है राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, लिख देना आपको शीर्षक से क्या है अवतरित है। और इसके जो लेखक हैं आपको लिख देना है इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना आपको इसका संदर्भ लिख देना है। अगर इतना आप संदर्भ लिख देंगे तो आपका 2 नंबर जो होगा यहीं से ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। कितना नंबर 2 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें गद्यांश का जो रेखांकित अंश दिया इसको हमें व्याख्या कर देना है। आपको यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएगा।
उसके बाद गा वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की कल्पना कब तक संभव है। तो राष्ट्र की कल्पना तब तक संभव है जब तक यहाँ पे जन लोग रह रहे हैं, यानी लोग रहते तब तक राष्ट्र की कल्पना संभव है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी कब तक मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी पर जब तक देखिए, जब तक पृथ्वी पर लोग रहेंगे, जन लोग रहेंगे, तब तो यह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उसके बाद पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना है, यहाँ पे इसी में से आपको मिल जाएगा। देखिए, पृथ्वी और जन जो होते हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इतना आपको लिख देना, आपका यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या, अगला देखिए हमारा जो है गद्यांश क्या है, हमें अथवा करके 2 गद्यांश दे रहेगा, दोनों में से सिर्फ आपको एक सॉल्व करना होगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अगला गद्यांश हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 में आया था। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर वह आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार के कणों को दिखाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो देखिए, ये हमारा जो है, ये भी गद्यांश है, ये हमें अथवा करके दिया है। दोनों में से आपको एक करना रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, इसमें हमें क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, भुलक्कड़ शब्द जहाँ पे आ जाए तो फिर अशोक शब्द आ जाए तो अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया है। मैंने आपको बताया था जो ट्रिक, उससे आप पहचान सकते हैं। तो आपको लिखना है इसका संदर्भ, देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको लिख देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, अशोक का वृक्ष से लेके समृद्ध हुई, यानी मदनोत्सव, आप देखिए मदनोत्सव की धूमधाम मिट गई, इतना तक का क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। उसके बाद है, उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है उसको बताना है। तो आपको लिख देना है कि इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, सिर्फ अपना काम काम से मतलब रखती है, बस इतना आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे परिष्कृत और मदनोत्सव शब्दों का अर्थ लिखिए। तो परिष्कृत शब्द का अर्थ होता है सुधार करना, उत्कृष्ट, और मदनोत्सव का शब्द होता है कामदेव का उत्सव, यानी कि बसंत का उत्सव। तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या चौथा हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्न दे रहेंगे, इसको आपको उसका उत्तर लिखना होगा। जिस प्रकार से हमें 2 गद्यांश दिया रहता है, उसी प्रकार से हमें 2 पद्यांश भी दिया जाएगा। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला कहीं जो दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्यालताएं मिटाना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहां ना जा विश्राम कर लेना। देखिए, लख का अर्थ होता है भूल जाना। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो है गद्यांश है। देखिए, हमने आपको बताया था कि कहीं अगर लज्जाशील आए, महिला शब्द आए और फिर विश्राम शब्द आए तो आपका पवन दूतिका है। तो ये आपका पवन दूतिका से लिया गया, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए, आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है। देखिए, का वाला है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप संदर्भ लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको लिख देना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इतना आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जितना अंश रेखांकित है उसके में भावार्थ लिख देना, अर्थ लिख देना है बस। उसके बाद ये क्या है, राधा पवन दूतिका को किस बात के लिए मना कर रही है। तो देखिए, राधा पवन दूतिका को मना कर रही है कि
अगर जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर आगे बढ़ोगी, तैसे तुम्हें वहां पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे, यानी तुझे मंजू कुंज यानी फूल, तुम्हें सुगंधित फूल मिलेंगी, फूलों की बगीचा मिलेगी, तो वहां पर तुम मेरे दुख को भूलकर वहां पे विश्राम मत करने लगना, ये मना कर रही है। उसके बाद है अल्प तथा मंजू शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अल्प का अर्थ होता है बहुत थोड़ा, बहुत कम, और मंजू शब्द का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर। उसके बाद देखिए आगे है, लज्जाशील पथिक महिला के लिए राधा पवन दूतिका को क्या समझाती है। तो देखिए लज्जाशील पथिक महिला के लिए राधा जो है पवन दूतिका को समझाती है कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए तो तुम उसके कपड़े उड़ाकर उसे क्या करना, उसे उसके कपड़े कपड़े मत उड़ाना, तुम उसके चारों तरफ से घेर कर अपने गोद में लेके उसके सूखे होठों को मुलायम करना, उसे थोड़ी क्या शीतलता प्रदान करना, ये समझाती है। तो इस प्रकार से आपका पद्यांश हो जाएगा, यहाँ से भी आपका जो है 10 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा एक पद्यांश और दिया रहेगा, अथवा करके हमें 2 पद्यांश 2 गद्यांश दे रहे, दोनों में से हमें एक करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए या तो आप उसको कीजिए या तो इसको कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर इसका आंसर हम समझते हैं। देखिए कह रहा है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार उस उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजतहास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। तो ये हमारा पद्यांश है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं अगर आपका शाश्वत शब्द आएगा या फिर कर्णधार शब्द आएगा, जन्म मरण का शब्द आएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका नौका विहार होगा। तो आपको ट्रिक में बताया गया था, तो ये नौका विहार से लिया गया। इसके जो कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है। देखिए उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या है, जग का क्रम कैसा है। तो देखिए जग का क्रम कैसा है, जग का क्रम जो है क्या है, धरासी है, धरासी जग का क्रम है। इस धरासी का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम है। तो जो जो जग का क्रम है कैसा है, धारासी, ये धारा बहती सूरज जग का इस दुनिया का क्रम है। उसके बाद क्या है, इन पंक्तियों के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है। तो देखिए इन पंक्तियों के अनुसार देखिए क्या क्या शाश्वत है। देखिए इस धरा का क्रम शाश्वत है, जीवन का उद्गम शाश्वत है, और गति शाश्वत और संगम शाश्वत है, और फिर नभ का जो बादल का जो नीला विकास वो शाश्वत है, चंद्रमा का जो जो उजाला है वो शाश्वत है, और लघु लहरें का विलास जो है वो शाश्वत है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए रजतहास और कर्णधार शब्द का अर्थ लिखिए। फिर आपका है देखिए पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको पद्यांश का जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कर देना है। इस धरासी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, बस आपको मिल जाएगा यहाँ से 10 नंबर। तो दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न हमारे देखिए क्या है, 5वें का वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखकर आपको उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, आपको 5 नंबर मिलेगा। तो हमें 3 लेखक दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक का आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, फिर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो देखिए तीनों में से आपको जो सरल लगे, जिनका आपको याद रहे, उन्हीं का आप लिखना है। तो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, इस प्रकार से वो 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए
ऊपर हमें कवि दिए थे, नीचे में लेखक दिए हैं। किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और रचनाओं का उल्लेख करना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। तो देखिए कौन कौन से कवि हमें दिए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है और रचना लिख देना है, आपको 5 नंबर यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शुभ सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों में आपको ध्रुव यात्रा कहानी पर प्रकाश डालना है। या फिर लाठी कहानी का कथा सार स्पष्ट कीजिए। 80 शब्दों में, चाहे आप लाठी का चाहे ध्रुव यात्रा का आपको लिखना है। आप पंचलाइट और बहादुर और लाठी याद कर लीजिए, आपको तीनों में से कोई एक आपको लिखने के लिए बुक एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से भी आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 7। तो जो प्रश्न संख्या 7 हमारा ये है स्वपठित खंडकाव्य। तो देखिए इसमें कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 80 शब्दों में किसी एक आपको किसी एक खंडकाव्य का आपको लिखना होगा। तो देखिए जो स्वपठित खंडकाव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है। तो देखिए जो आपके जिले में आता हो उसी को आप याद कीजिएगा। किसी जिले में मुक्ति यज्ञ आता है, तो किसी जिले में सत्य की जीत आता है, तो किस जिले में रश्मि रथ होता है। ये सभी ऐसे सबके पेपर में रहेगा, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है। जो आपके जिले में आता है उसी को आपको लिखना है। कहीं आपके देखिए आलोक वृत्त आता है, कहीं त्यागपति आता है, तो इस प्रकार से कहीं श्रवण कुमार आता है। जो आपके जिले में जिले के लिए हो उसी को आप याद कीजिएगा, उसी को आपको लिखना होगा, आपको पूरा नहीं लिखना होगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा जो होता है वो संस्कृत गद्यांश का पहला क्वेश्चन होता है। देखिए खंड खा से हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और खंड खा से भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, यानी संदर्भ के सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो हमें संस्कृत के देखिए यहाँ पे 2 हमें जो गद्यांश दिए हैं। ये जो हमारा है देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा जो है संस्कृत भाषा महात्म से लिया गया और ये जो थोड़ा ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। तो आपको देखिए हमने महामना मालवीय और संस्कृत भाषा महात्म पंचशीला सिद्धांत है। आपको बस यही 3 चैप्टर पढ़ लेना है, मैंने आपको करा दिया। वहां से बस आपका ये आएगा, आपका 7 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। हमने आपको बहुत बार करा दिया है, तो ये आप तो कर लेंगे। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन जो है ये और भी सरल है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए ये श्लोक जो होता है आपके सुभाषित रत्नान चैप्टर से ही आता है। देखिए पहला इसमें श्लोक है, ना चौर्यहार्यम ना राजहार्यम ना भ्रातुभाज्यम ना चा भारकारी व्यय कीर्ति वर्धत योम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो ये देखिए सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, या फिर आप सकते हैं संस्कृत खंड में संकलित, नहीं आप सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नान शीर्षक से लिया गया है। बस इतना आप लिख देंगे कि इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। इसका आप अर्थ लिखेंगे, देखिए क्या है, ना चोर हार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चा भारकारी, और ना इसमें कोई भार होता है। व्यय यानी खर्च करने से, व्यय कृत्य वर्धत यानी खर्च करने से क्या होता है, बढ़ता है। योम नित्य, नित्यम नित्य प्रति बढ़ता है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। अथवा करके दिया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाराम निद्रया कलहेनुआ। तो देखिए काव्य क्षेत्र, देखिए जो इसमें हमने संदर्भ लिखा वही संदर्भ में भी रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर से लिया गया है। तो आप लिख देंगे प्रस्तुत प्रस्तुत इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नान शीर्षक से लिया गया है, बस। तो देखिए इसमें आपका इसका जो अर्थ हो जाएगा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। देखिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है काव्य शास्त्र को पढ़ने में जाता है, बीतता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों का समय होता है निद्रा यानी सोने में, कलहने लड़ाई झगड़ा करने में जाता है, बीतता है। बस इतना आपको लिख देना है। दोनों में से आपका कोई एक सॉल्व करना, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए
आंख भर आना, आग लगाकर तमाशा देखना, समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो आपको इस प्रकार से 4 मुहावरा दिया जाएगा। चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। 1 नंबर आपको अर्थ पर मिलेगा और 1 नंबर वाक्य प्रयोग पर मिलेगा। तो ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सरल आता है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है अपठित गद्यांश। तो देखिए इसमें है आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद ही उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। देखिए क्या है, इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। बहुत बार ये पूछा जाता है, एक कन्फर्म आएगा। अहम और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का होता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्य उदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगा, बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो ये हमारा है आप पठित गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित में 3 क्वेश्चन दे देंगे। तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होगा। आपको मिलेगा 5 नंबर। तो पहला है, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। तो आपको लिख देना है कि लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान इसलिए माना क्योंकि जो अहंकार होता है किसी दवा से नहीं गलता। दुख ही जो है भगवान का अमृत है, इससे ही लोगों का अहंकार घमंड खत्म होता है। तो ये आपको लिख देना है, इसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या है, लेखक के अनुसार व्यक्ति का भाग्य उदय का क्षण कौन सा है। तो आपको लिख देना है, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें से आपको ढूंढकर दिखा देता हूँ। देखिए वह क्षण सचमुच ही भाग्य उदय का होता है, अगर उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। यानी अगर आप भगवान की कृपा को पहचान लेते हैं तो वह क्षण आपके भाग्य उदय का होता है। फिर है, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य है। तो लेखक के अनुसार देखिए साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा क्या होगी, व्यर्थ सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर यहाँ से भी हो जाएगा कन्फर्म। तो आपराधिक गद्यांश बहुत सरल आता है, तो हमें 2 दिया जाएगा, दोनों में से आपको 1 करना रहेगा। तो देखिए अथवा करके एक हमें और दिया, इसको भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी समझेंगे। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था, जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के वही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया अपहृत गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो देखिए इसी में से इसका क्वेश्चन ढूंढकर आपको लिखना है आंसर। देखिए आपको इसका उत्तर लिखना है कि उसके शिक्षण की, जिसमें वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान देता है, अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था, जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारणों से संभव ना हो तो भरण पोषण की उचित जो है, जो समाज की क्या है जिम्मेदारी है व्यवस्था करना। इतना आपको लिख देना है। फिर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होना चाहिए। तो इसी में से आपको इसका उत्तर ढूंढकर लिखना है। देखिए अतः न्यूनतम स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। इतना आपको क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। फिर है मनुष्य का प्रगति का मानदंड क्या है। तो देखिए जो है प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। बस आपका 5 नंबर कन्फर्म। इसी प्रकार से वो करना है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है
11। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कृत और कृति, तो ये कृत का अर्थ होता है करना, कोई कार्य करना, और कृति का अर्थ होता है रचना, कोई रचना हो, कोई जो है किसी की रचना हो, किसी का जो कोई किसी की रचना हो, कृतियां हो, किसी की जैसे निबंध हो गया, ये सब रचना हो गया। तो देखिए कृत का अर्थ होता है क्या किया, कोई कार्य किया हुआ है, और कृतिक रचना, तो हमें हो जाएगा रचना और कार्य और रचना। तो यह हो जाएगा देखिए हमारा कार्य, यहाँ पे देखिए कार्य व्यापार परिश्रम, तो ये नहीं है देखिए किया हुआ, कार्य का अर्थ होता है किया हुआ रचना, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है भवन भुवन। भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ है संसार, तो इसका अर्थ हो जाएगा घर और संसार, संसार, तो यहाँ पे घर और संसार, इस प्रकार से आपको सही का चिन्ह लगा देना। इसमें आपके बहुविकल्पीय में ही पूछे जाएंगे शब्द युग्म जो होते हैं। उसके बाद देखिए उसका हमारा जो है खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो देखिए द्विज है, द्विज का जो अर्थ होता है पक्षी और फिर ब्राह्मण। शिखा का अर्थ होता है ज्वाला, लाइट। अनल का होता है आग, हवा। उसका देखिए ग वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला है जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। फिर है ईश्वर में विश्वास करने वाला तो आस्तिक होता है। इसी प्रकार से आपको टिक लगाना है। फिर देखिए क्या है घा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है नगर का वातावरण शांतमय था, तो आपको देखिए कि लिखना है नगर का वातावरण शांत था, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर है मेरी अंतर आत्मा गवाही नहीं देती, देखिए अंतर आत्मा गलत लिखा हुआ, तो आपको लिखना है मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, आपका ये शुद्ध हो जाएगा, अंतरात्मा को सही कर देना है। फिर है महादेवी वर्मा हिंदी की कवित्री हैं, कवित्री नहीं कवित्री हैं, कवित्री, कावाइत्री। तो इस प्रकार से आपको ये सही वाक्य होगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए, तो देखिए उपलक्ष्य गलत लिखा हुआ है, तो आपको करना है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम जो हैं संपन्न हुए, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए 12 नंबर का वाला क्वेश्चन है वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो चाहे आप वीर रस का लिखिए चाहे करुण रस का लिखिए, अस्थायी भाव आपको लिखना है, जरूरी है। उसके बाद आप उदाहरण या परिभाषा दोनों में से एक लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि रूपक अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चाहे आप रूपक का लिखिए चाहे अतिशयोक्ति का लिखिए। ग वाला है दोहा अथवा सवैया छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। चाहे आप दोहा का लिखिए चाहे सवैया का लिखिए, आपको लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो रस छंद अलंकार आपका 6 नंबर का आता है, तो आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है बढ़ते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक पत्र लिखिए। तो आपको देखिए पत्र मैंने आपको कम से कम 6 पत्र बताया है, उसी में से आपका पत्र 2 पत्र आएगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 9 नंबर का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तो हमने पूरा लिस्ट बना दिया है, पूरे हिंदी जितने भी हिंदी में इंपॉर्टेंट निबंध हैं सभी का। तो यूट्यूब वाइज जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं सभी हमारे चैनल से निबंध ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आप भी निबंध पढ़िए, आपका 9 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि हमने लिस्ट बना दिया, वहाँ पर आपको कम से कम 70 से 80 निबंध मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट हमने आपको टिक कर दिया है। उसके बाद देखिए कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो का वाला है वर्तमान समय में किसानों की समस्या। खा वाला है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। गा वाला है मेरे प्रिय साहित्यकार। फिर है जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण। फिर है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आपको देखिए पांचों में से किसी एक निबंध को आपको लिखना है, कम से कम 9 पेज का, आपको 9 नंबर मिलेगा। सॉरी कम से कम आपको 3 पेज का लिखना है, आपको 9 नंबर मिलेगा। आपको विचार बिंदु, प्रस्तावना और हेडिंग और उपसंहार डालकर लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो निबंध लिखने का सही तरीका क्या है अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसी प्रकार से मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता रहूँगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने कमेंट में नहीं किया है तो कमेंट में यस सर लिखिएगा कि यस सर मुझे 90% चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।